तो पृथ्वी का जो कुल शुष्क क्षेत्र है उसका लगभग 18% जो भाग है वो किसका है? महाद्वीपीय मग्न तटों का है। ठीक, इसमें जो भी पदार्थ हैं वो सब कहां से प्राप्त हुए हैं? महाद्वीप के अपरदन से ये पदार्थ इन्हें प्राप्त हुए हैं। इन पर जो जमी परत होती है लगभग 15 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है और 150 मिलियन वर्ष तक क्या हो सकती है? प्राचीन हो सकती है। ठीक, सक्रिय मग्न तट जहां पर होगी वहां जो स्थलाकृति होगी उनमें क्या पाई जाती है? तो ज्यादा भिन्नता पाई जाती है क्योंकि लगातार उसमें नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता रहता है। जबकि जो निष्क्रिय मग्न तट होगा वहां पर जो है एक समानता ज्यादा होगी, उसमें अलग अलग टाइप के स्थलाकृति कम पाए जाएंगे। क्लियर है बात? जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही बनना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, सागर में महाद्वीप का सबसे अंतिम भाग कौन सा है? तो कौन सा अंतिम भाग? मग्नढाल है सबसे अंतिम भाग। इस उभार महाद्वीपीय कहा जाता है लेकिन ये भाग है सागर का। कारण क्या है? यहां से जो भी अपरदन होगा, ठीक, वो अपरदित पदार्थ यहाँ तली में जमा होगा और जमा होके ऐसे ढेर बना देगा। तो जब इस दीवार के सहारे सोचिए यहाँ से वो गिर रहा है, मिट्टी गिर रहा है, तो ये क्या करेगा? दोनों दीवार पर ऐसे हो जाएगा। तो चूंकि अवसाद कहाँ से आए? महाद्वीपों के एक भाग से आए हैं, इसलिए इसका नाम महाद्वीपीय उभार कर दिया गया। लेकिन पार्ट है किसका? सागर का, क्योंकि गंभीर सागर वहीं शुरू हो जाता है। समझ में आए बात? इसलिए अंतिम छोर ये है मग्नढाल। पता नहीं आप लोग ऐसे लोकेशंस देखते हैं कि नहीं देखते हैं कभी? हमारा तो शौक है तो थोड़ा बहुत मैं हमेशा देखता रहता हूँ। सागर विस्मय करता है आपको। दो चीजें दुनिया में बहुत ही रहस्यमयी है, एक सागर और दूसरा ब्रह्मांड। आकाश में देखिए रात में सैकड़ों तारे, अभी खो कर देखिए उनमें सैकड़ों तारे। इतना मौका कहाँ है, मोबाइल से नजर हटे तब तो देखेंगे ऊपर। एक पिक्चर आई है, मूवी आई है, ठीक है, तारों की बारात नहीं है, लुक इट अप ऐसे कुछ नाम है मूवी का। ठीक, कहानी का थीम ये है कि धरती के ऊपर जो है एक जो उल्का पिंड है वो गिरने वाला है। ठीक, तो वहां पर दिखाए गए अलग अलग वर्ग अलग अलग अपने हित देख रहा है और जो लोग उसके लिए जो है सतर्क हैं उनको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही। बिजनेसमैन कह रहा है कि देखो हम ऐसा एक रोबोट बनाएंगे, हम वहां जाएंगे, जो कॉमेट आ रहा है उसमें से जो बहुमूल्य धातु है उसको हम निकाल कर लेकर आएंगे और अपने काम के लिए यूज करेंगे। ऐसे करते 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 लेट हो। डोंट लुक इट अप, डोंट लुक अप, इस तरह मूवी का नाम है। ठीक, तो और जो है आप चिंता मत करिए, हम इसको पकड़ कर जो है धरती पर ले आएंगे और इससे जो है बहुमूल्य धातुएं निकालेंगे। और इसी के लिए वो प्रोजेक्ट बनाता है, लास्ट में उसका प्रोजेक्ट फेल कर जाता है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लोगों को लगता है कि वो बिजनेसमैन हमको बचा लेगा। ठीक, और अंत में आकर गिर जाता है। तो आज के जो लोगों की मानसिकता है उसी पर एक तरह का व्यंग्यात्मक जो है ये मूवी है। देखिएगा आप लोग, बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बनी थी जब ये मूवी बनी थी। बहुत ज्यादा इंडिया में नहीं चल पाई क्योंकि हम लोग डरपोक लोग हैं, वास्तविकता को देखना नहीं चाहते। ठीक है, अभी जैसे दिल्ली में एक महिला से पूछे आपने वोट किसको दिया? बोले बीजेपी को। बोले वो तो बोले थे 2500 रुपए देंगे पहले कैबिनेट में, क्यों नहीं दिया? बोले हमको पता था कि बीजेपी नहीं देगा पैसा, लेकिन इतनी जल्दी धोखा देगा ये नहीं मालूम था। हमको मालूम था कि एक दो किस्त देगा उसके बाद नहीं देगा। सोचिए लोग, अब पहले समझिए कितना मूढ़ता वाला जवाब है। आप जानते हो कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद आपने, हम यहाँ किसी पक्ष को लेकर नहीं कह रहे, लोगों की मानसिकता की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग धर्म के मामले में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको अब इससे मतलब नहीं है कि आप जिए या मरे, हम जिए या मरे, इससे मतलब नहीं है, केवल हमारा धर्म रहे,
व्यक्ति से बड़ा क्या हो गया है? धर्म हो गया। भगवान को बचा रहे हैं। कितने बड़े मूर्ख हो, जिसने दुनिया बनाई, व्यक्ति बनाई, आप उसको बचाने चले हो। जो आपको बचाए रखा है, ठीक है, उसको आप बचाने चले हो। जो राम को लाए थे, हम उनको लाएंगे, ठीक है, राम उन्हीं को वही लेके गए थे, ला लेकर आए थे। तो जितना मूर्खता है उतना सही है ना? मस्त रहिए, आनंद में रहिए, ठीक है। और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की स्थिति चरमराती जा रही है, उस पर ध्यान। आप क्यों देख रहे हैं ये संकट जो है बिजनेस इंडस्ट्री पे? आज आप किसी भी बिजनेसमैन से बात करिए, कुछ को छोड़कर बाकी लोग आपसे यही कहेंगे कि बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। शेयर मार्केट तो चलो अप डाउन हुआ, छोड़ दीजिए उसको। चलिए यहाँ पर आते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, उधर नहीं जाते, ठीक। हम धरती, पानी के अंदर क्या है, ऊपर क्या है, सब इसी पर बात करें, ज्यादा सही है। हाँ, हम एक वीडियोज बना रहे हैं जिसमें जो है कि जो अभी आप लोगों के नज़र से नहीं गुजरता है, उन टॉपिकों को मैं उठा रहा हूँ। तो अभी मैंने पिछला वीडियो जो डाला था किसके ऊपर? तो देखते ही नहीं है, तो पढ़ने से थोड़ी मतलब है। क्यूपू, वो तो बताया था तब, तुमको याद है, देखे कि नहीं उसको? चले ठीक, लिखिए हेडिंग, चलिए देखिए। कभी किसी तालाब के किनारे गए हैं जो सूख रहा हो? अभी जब आप किनारे जाते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे ढाल जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है ना? यही देखते हैं। और ढाल बढ़ता हुआ चला जा रहा है, फिर एक जगह पर वो ढाल खत्म हो जाता है और अचानक से एक गहरा क्षेत्र आपको दिखाई देता है। जस्ट उसी तरह का इमेजिनेशन आपको सागर के संदर्भ में करना है। अगर मान लिया जाए पानी को हम सुखाते चले जाए, तो आप धीरे 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 क्या करेंगे, ढाल बढ़ता हुआ चला जाएगा और एक स्थान पर आएंगे कि जो का क्या होगा, वहां से एकदम गहरा सा दिखने लगेगा सागर। तो ये जो हिस्सा है, ठीक, इसी को कहा जाता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, मग्न तट। महाद्वीप का वह ढलवा हिस्सा जो जल में डूबा होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय मग्न तट। सामान्य जनरल कॉन्सेप्शन ये है कि महाद्वीप बने हैं ग्रेनाइट से और महासागर बने हैं बेसाल्ट से, ठीक। दोनों अलग 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 अग्नेय चट्टाने। जब कोई अग्नेय चट्टान, ठीक, जब कोई लावा बहुत तीव्रता से ठंडा होता है, तब वो क्या बनाता है? बेसाल्ट बनाता है। और जब बहुत धीरे 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 करके ठंडा होता है, तो ग्रेनाइट का निर्माण करता है। समझ में आई बात? तो चूंकि स्थल भाग पर लावा क्या होगा? धीमे धीमे ठंडा होगा, इसलिए क्या बनेगा? ग्रेनाइट बनेगा। लेकिन सागर के भीतर अगर लावा निकलेगा तो जल के साथ संपर्क में आएगा और बहुत तेजी से ठंडा हो जाएगा, तो क्या बना देगा? बेसाल्ट। तो ये जो भाग है, ये किसका बना होगा? ग्रेनाइट का बना होगा कि बेसाल्ट का बना होगा? अभी बोले महाद्वीप किससे बना है? ग्रेनाइट से। तो ये किससे बना होगा? ग्रेनाइट से। तो ये ग्रेनाइट से बना है और इसके ऊपर नदियां आ रही हैं, बह रही हैं, अपने साथ क्या ला रही है? औसत अवसाद ला रही, और ये अवसादों से पूरा क्या रहता है? पटा रहता है। जो स्थल भाग से अवसाद आ रहे हैं, नदी जाकर यहीं पर क्या कर रही है? अवसादों को जमा कर रही है, या मग्न तट का ही निर्माण कर रही है नदी भी, ठीक। जैसे अपने बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में क्या हो रहा है? नदियां गिर रही है, अपना मग्न तट लगातार चौड़ा होता जा रहा है, क्योंकि वो जो अवसाद ला रही है अपने आगे जमा करते हुए चली जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत ज्यादा खुदाई देखते हैं आप लोग, क्या नाम है उसका? जेसीबी की खुदाई में देखते हैं, जब किसी को गहरे को पाटना हो तो क्या करते हैं? मिट्टी को आगे ऐसे ढकेल ढकेल कर ले जाते हैं, है ना? तो उसी तरह से पानी भी, वो क्या काम किसका कर रही है? जेसीबी का काम कर रही है। वो क्या कर रही है? अपने साथ जो अवसाद ले जा रही है, उसे सागर की तली पर जमा करते हुए चली जा रही है, ठीक। और उसी से मग्न तट का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। इसीलिए दो तरह के मग्न तट होते हैं, एक होते हैं सक्रिय और दूसरे होते हैं निष्क्रिय, ठीक। जहां पर लगातार अवसाद जमा होते रहते हैं, उसे सक्रिय मग्न तट कहा जाता है। और जहां पर जो है अवसाद का जमाव अब नहीं हो रहा है, उसे निष्क्रिय मग्न तट कहा जाता है। समझ में आई बात? ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो है, इस पर जो है क्या रहता है? तलछट से ये ढका रहता है।
इसकी जो भी विशेषताएं हैं, जो महाद्वीप की विशेषताएं हैं, सारी विशेषताएं आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक महाद्वीपों के समान ही इसमें आपको पहाड़ियां मिलेंगी, इसमें आपको गड्ढे मिल सकते हैं, इसमें खनिज तेल मिल सकते हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंडिया के मग्न तट पर केजी बेसिन अवस्थित है। कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है, रिलायंस वालों ने वहां पर क्या गैस निकालने का काम कर रहे हैं। इधर देखिए बॉम्बे हाई है ना, बॉम्बे हाई में तेल निकाला जा रहा है। तो ये मग्न तट पर जिस तरह से महाद्वीपों के ऊपर खनिज पाए जाते हैं, उसी तरह से महासागर के भीतर भी महाद्वीपीय मग्न तट पर इस तरह के खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक, ये कुल अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो पृथ्वी का जो कुल शुष्क क्षेत्र है उसका लगभग 18% जो भाग है वो किसका है, महाद्वीपीय मग्न तटों का है। ठीक, इसमें जो भी पदार्थ है वो सब कहां से प्राप्त हुए हैं, महाद्वीप के अपर्दन से ये पदार्थ इन्हें प्राप्त हुए हैं। इन पर जो जमी परत होती है लगभग 15 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है और 150 मिलियन वर्ष तक क्या हो सकती है, प्राचीन हो सकती है। ठीक, सक्रिय मग्न तट जहां पर होगी वहां जो स्थलाकृति होगी उनमें क्या पाई जाती है, तो ज्यादा भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि लगातार उसमें नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता रहता है। जबकि जो निष्क्रिय मग्न तट होगा वहां पर जो है समानता एक समानता ज्यादा होगी, उसमें अलग अलग टाइप के स्थलाकृति कम पाए जाएंगे। क्लियर है बात, क्योंकि वो अब बन चुका है, अब नई कोई संरचना का वहां निर्माण नहीं हो रहा है। समझ गए बात। कोई मग्न तट कितना चौड़ा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो प्लेट है, एक प्लेटों की सीमा की चौड़ाई कितनी है। जहां पर प्लेटों की सीमा की चौड़ाई अधिक होती है वहां मग्न तट अधिक चौड़े होते हैं, जहां पर कम होती है वहां पर मग्न तट की चौड़ाई कम होती है। क्लियर है बात, पहले इतनी बात लिखिए। हेडिंग डाल दीजिए महाद्वीपीय मग्न तट। अब ये क्लाइमेटोलॉजी जैसा जटिल नहीं है, ठीक, सीधा सीधा बातें हैं सब। देखिए महाद्वीप का क्रमशः ढलवा, महाद्वीप का क्रमशः ढलवा भाग जो जल में डूबा है, जो जल में डूबा है उसे महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। यह ग्रेनाइट से निर्मित होता है। यह ग्रेनाइट से निर्मित होता है। इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं महाद्वीपों के समान होती है। इसकी विशेषताएं महाद्वीपों के समान होती हैं। महाद्वीपों के समान ही महाद्वीपों के समान ही इसमें पहाड़ियां, गड्ढे, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। गड्ढे, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल सभी सागरों का मिलाकर बता रहे हैं, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल पृथ्वी के शुष्क क्षेत्र का, पृथ्वी के शुष्क क्षेत्र का 18% है। अठारह परसेंट है। यह क्षेत्र तलछटों से ढका रहता है। यह क्षेत्र तलछटों से ढका रहता है जिसके पदार्थ
जिसके पदार्थ महाद्वीपों के अपर्दन से प्राप्त होते हैं। महाद्वीपों के अपर्दन से प्राप्त होती है। यह जमी परत 15 किलोमीटर तक मोटी 15 किलोमीटर तक मोटी और 150 मिलियन वर्ष प्राचीन हो सकती है। वर्ष प्राचीन हो सकती है। मग्न तट की चौड़ाई देखिए, आप पैरा में भी लिख सकते हैं, चाहे तो पॉइंट भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। पीटी का नोट्स है, मेंस का तो है नहीं। ठीक, तो आप अपने मन से लिखते रहिए, जैसा भी लिखना चाहे। सूखा भाग, हाँ, उसका ये 18% है। समझ में आया बात? क्योंकि महाद्वीप का भाग है ना, तो जब महाद्वीप का भाग है तो महाद्वीप मतलब जब जिसे हम महाद्वीप समझते हैं उसका कितना प्रतिशत है ये। ठीक, तो शुष्क भाग कहने के लिए शुष्क थोड़ी है, उसके बीच में सागर भी है, कुछ भी बहुत सारी चीजें, लेकिन एक कॉमनली बात की जा रही। देखिए, मग्न तट की चौड़ाई प्लेट सीमा की चौड़ाई पर, जानते हैं प्लेटुलेट, जानते ही होंगे, खाने वाला प्लेट नहीं है ये। प्लेट सीमा की चौड़ाई पर निर्भर करती है। ज्यादा होशियार मत बनिए, ठीक है, बेवकूफ बने रहिए तैयारी में। हम ईमानदारी की बात बता रहे हैं। ठीक, अगर आप होशियार बने ज्यादा कि हमको सब पता है, कैसे तैयारी की जाती है ये भी हमको पता है, दिक्कत हो जाएगी। हमेशा आपको जरूरत पड़ती है सहारे की। जितने भी लोग दुनिया में आगे बढ़े हैं, ठीक, अगर आप उनको देखिए, करीब से वॉच करिए, लोग कहते हैं मैं सेल्फ मेड मैन हूं। सेल्फ मेड मैन कोई नहीं होता। कभी ना कभी किसी ना किसी का सहयोग उसे अवश्य मिलता है लाइफ में बूस्ट करने के लिए। समझ रहे बात को? तो आपको भी सहयोग लेने से कतराना नहीं चाहिए। जहां पर जरूरत हो वहां पर जरूर जाइए। जब आप सलाह लेने जाइए, ठीक, तो अपना दिमाग उठा के घर पे रख के जाइए। क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग के साथ किसी और का सलाह लेना शुरू किया तो आप कभी भी एक अच्छी बात को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं, देखिए हम भी 10 साल हो गया पढ़ाते हुए। ठीक, जब हमको दिक्कतें होती हैं तो हम भी सर से सलाह लेते हैं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा अनुभवी है। ठीक, और अगर वो एक बात अगर हमसे कुछ कहेंगे, हम कभी उसको इग्नोर नहीं करते। और कायदे की बात बता रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे काम में कोई उंगली करे। एकदम सही बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगता। अगर मैं सर को बताने लगूं कि सर आप ऐसा पढ़ाइए, नहीं आप ऐसा पढ़ाइए, उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन लगे चाहे ना लगे, वहां पर वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई दूसरा बताए कि हम क्या करें, लेकिन आपको ध्यान जरूर देना चाहिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। एक ह्यूमन टेंडेंसी की बात कर रहा हूं, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन अगर मुझे मुखर्जी नगर में सरवाइव करना है, तो जो लोग 20 साल से यहां पर हैं, ठीक, बेवकूफ थोड़ी है। हम अपने आप को होशियार समझ लेते हैं कि हमें ज्यादा मालूम है इनसे, नहीं मालूम है आपको। ठीक, इस तैयारी में हम लोगों का एक अनुभव है, वो अनुभव आप उतने सालों बाद प्राप्त कर पाएंगे, जब उतनी बार गुजरेंगे तब जाकर वो अनुभव आएगा। ठीक है, जितने भी व्यक्ति हमने देखे हैं जो ज्यादातर, हमारा अपना एक्सपीरियंस है, ज्यादातर विफल रहे, ठीक है, हम इंक्लूडेड मी, ठीक है, उसमें जो है सबसे बड़ी चीज थी होशियारी।
जब जो कहा जाए उसको ना मानना। ऐसा नहीं था कि हमको चिताने वाले लोग नहीं थे, लेकिन मैं उनको बेवकूफ समझता था। वास्तविक बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेवकूफ किसी को, यहाँ कोई बेवकूफ नहीं है। ये सब बुद्धिमानों का फील्ड है। पूरे मुखर्जी नगर आसपास के क्षेत्र में बुद्धिमान लोग रहते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि सलाह आपको किससे लेनी है, ये भी आपको सही रखना होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो 6 महीने पहले तैयारी करना आया है और उसकी सलाह मानकर चल रहे, नहीं। ठीक है, तो चीजें हमेशा ध्यान से रखिए, लिखिए। हाँ, हम पूछने वाले थे, हेमा, क्या होता है प्लेट? जब नहीं पता है तो कॉपी में क्यों लिखा है आपका? हाँ, लिखवा रहे थे, तो आपका काम क्या है कि अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको पूछना है। ठीक, ये आपका काम है। कॉपी में कोई भी बात वो मत लिखिए जो आप नहीं जानते हैं। पहला सबक। तो हमसे पूछिए। अभी हम फिर वही तर्क मत करो ना। अगर आप पूछे और हमने नहीं बताया, ठीक, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन तब भी मैं थोड़ी बहुत जानकारी देकर आगे पढ़ूंगा। ठीक है, देखिए, प्लेट क्या होता है? अगर हम पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग में जाएंगे, तो जो सबसे ऊपरी भाग होता है, इसे क्या कहा जाता है? शाबाश, कोर। पहले ही कोर आ गया। इसको कहा जाता है स्थल मंडल। इसको कहा जाता है दुर्बल मंडल या दुर्बलता मंडल। इसको कहा जाता है यहां से यहां तक मध्य मंडल। और इसको कहा जाता है केंद्र मंडल। अंग्रेजी में लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड सेंट्रोस्फेयर, ये जो विभाजन है, इसे कहा जाता है यांत्रिक विभाजन, मैकेनिकल डिवीजन। मैकेनिकल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कुछ क्रियाओं और अनुक्रियाओं के आधार पर, मतलब एक्शन और रिएक्शन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों का वर्गीकरण किया गया है। जो स्थल मंडल होता है, इस स्थल मंडल में क्रस्ट का भाग शामिल होता है। ठीक, अब सबसे ऊपर के भाग को कहा जाता है क्रस्ट, इसको कहा जाता है मेंटल, और इसको कहा जाता है कोर। ये जो है केमिकल डिवीजन है, रासायनिक विभाजन। और इसी आधार पर इसे, चूंकि यहाँ क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए सियाल। यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, सीमा। और यहाँ आयरन और निकिल की अधिकता होती है, इसलिए नीफे कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो जो स्थल मंडल होता है, इसमें पूरा क्रस्ट शामिल होता है और कुछ मेंटल का भाग, ऊपरी मंडल का भाग। यही जो स्थल मंडल है, ये कई भागों में क्या होते हैं? टूटे होते हैं। ठीक, कई भागों में टूटे हुए। तो ये स्थल मंडल के ही जो टूटे हुए भाग हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। और ये प्लेट इस स्टेनोस्फेयर के ऊपर दुर्बलता मंडल इसलिए कहा जाता है यहां पर, क्योंकि ये बहुत ही नम्य होते हैं। ठीक, और ये जो है ज्यादातर ओलिवीन के बने होते हैं, एक तरह का चट्टान है। ठीक है, तो जब कोई चट्टान मान लीजिए एक परत दूसरी परत के नीचे प्रवेश करती है, तो इसमें ये क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही ये ऊपर आएंगे तो ये क्या हो जाते हैं? विस्तारित हो जाते हैं। तो ये नम्यशील होते हैं। ठीक, ये मोड़े जा सकते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं। समझ में आई बात? और इन्हीं के ऊपर, इस दुर्बलता मंडल के ऊपर ही ये स्थल मंडल के भाग क्या करते रहते हैं?
मूव करते रहते हैं। तो ये जो मूवेबल पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर है, इसी को क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। समझ में आई बात? ठीक। प्लेट जो सीमाएं हैं ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है। एक को कहा जाता है अभिसारी प्लेट सीमांत, जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर आए। ठीक। तो इसे कहा जाता है कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। ठीक। प्लेट जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर की ओर जाए तो इसे अपसारी प्लेट कहा जाता है। ठीक। और जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चले तो इसे संरक्षी प्लेट सीमांत कहा जाता है। समझ में आई बात? यह रचनात्मक प्लेट किनारा। ठीक है। रूपांतरित प्लेट किनारा, रचनात्मक नहीं। रचनात्मक जो है आपका अभिसरी प्लेट सीमांत को कहा जाता है रचनात्मक। इतनी बात समझ में आया? संरक्षी या रचनात्मक नहीं, रूपांतरित। संरक्षी या रूपांतरित। ठीक। रचनात्मक हो गया अभिसारी प्लेट सीमांत पे रचनात्मक प्लेट किनारा है। ठीक। जबकि अपसारी प्लेट सीमांत विनाशात्मक ठीक प्लेट किनारा है। क्लियर है? चलिए, तो इतनी बात समझ में आया। तो कह रहा है कि अगर प्लेट की सीमा की चौड़ाई ज्यादा होगी, ठीक, तो ऐसे कंडीशन में जो मग्न तट है उसकी भी चौड़ाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जो सक्रिय भाग होगा वहां पर मग्न तट की चौड़ाई कम होगी, और जो निष्क्रिय भाग होगा, ठीक, सक्रिय भाग कौन सा है? अभिसारी प्लेट सीमांत को सक्रिय भाग कहा जाता है, जहां पर 2 प्लेटें एक दूसरे से आकर मिलती हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं, इसे कहा जाता है सक्रिय प्लेट किनारा। समझ में आया बात? तो यहां पर मग्न तट की चौड़ाई क्या होगी? कम होगी। जबकि जहां पर अपसारी प्लेट सीमांत होता है उसे कहा जाता है निष्क्रिय किनारा। ठीक। और वहां पर प्लेट मग्न तट की चौड़ाई क्या होती है? ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिमी किनारा है, किन इससे निराश होना और घबराना ये कोई विकल्प नहीं है। ठीक। गलतियों से सबक लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए और कोशिश करिए कि अगली बार ऐसी घटना ना हो। पूरा अच्छे से थॉरोली पढ़कर रखिए। ठीक है। और उसके बाद जो है काम करिए। कुछ चीजें अपने आप समझिएगा, जैसे मग्न तट है तो जो भी एक्टिविटीज स्थल भाग पर होती है लगभग स्थलाकृति स्थल के जो है, जैसे मछली पकड़ने की गतिविधि सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मग्न तट पर होती है। कारण क्या है? इसकी गहराई कम होती है। ठीक। जब गहराई कम होती है तो देखो जीव तो वहीं तक जा सकेंगे जहां तक प्रकाश पहुंच सके, है ना, तापमान पहुंच सके, वहां तक ज्यादा जीव पाए जाएंगे। तो इसलिए जितनी भी मछलियां होंगी यहां तक सीमित होंगी। जब गहराई बढ़ेगा, गहरे समुद्र वाले मछली उनको पकड़ना भी आसान नहीं है। तो दुनिया भर के जितने भी मत्स्य क्षेत्र हैं सब कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट। चूंकि अटलांटिक तट पर महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई अधिक है, इसलिए देखिए यहाँ पर जो ग्रैंड बैंक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है मछली पकड़ने का, ठीक है, वो इसी पर अवस्थित है। समझ में आया बात? तो ये सब जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अंडरस्टूड करनी चाहिए। ठीक। चल, महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न ढाल की बात किया जाए तो ये क्या है? महाद्वीपों का जो ग्रेनाइट भाग है और जो महासागर का बेसाल्ट भाग है उसके बीच का ये क्या है? ढलुआ क्षेत्र है। यही किसी महाद्वीप का क्या है? वास्तविक छोर है। अगर आपसे कहे कि एशिया महाद्वीप का सबसे वास्तविक छोर कौन सा होगा? वास्तविक छोर उसका महाद्वीपीय मग्न ढाल वाला जो हिस्सा होगा वही सबसे उसका वास्तविक छोर है। इस मग्न ढाल का जो झुकाव है ये लगभग, इसका जो स्लोप है लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस स्थल पर किसी भी सागर में जाएंगे तो पानी की गहराई आश्चर्यजनक रूप से सब में क्या है? समान है। ठीक। लेकिन ऐसा मग्न तट पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मग्न ढाल में जाएंगे तो मग्न ढाल किसे लेकर तली तक जाएंगे, जितना पानी की गहराई है लगभग सारे महासागरों में एक समान पाई जाती है। समझ में आया? इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो लिखिए मग्न ढाल। जो भी मग्न तट पर अवसाद रहे,
ये बहते हुए मग्न ढाल पर आएंगे और यहां से ये नीचे गिर जाएंगे, ठीक। और नीचे गिरकर यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो नितलीय मैदान या वितलीय मैदान और महासागरीय मग्न ढाल के मध्य में ये जो है एक उभरा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक। इसे ही क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय उभार कहा जाता है। महाद्वीप का नाम इसलिए जोड़ा गया है इसके साथ क्योंकि जो भी तलछट है वो कहां से आ रहा है, महाद्वीपों के अवसादों से आ रहा है। समझ में आई बात, ठीक। ये जो है यहां पर जो तलछट है, जो सागरीय धाराएं चलती हैं, ठीक है, सागरीय धाराएं जिस तरह से आपको ऊपर में चलती हुई दिखाई देती हैं, केवल इस तरह से नहीं होती। जैसे मान लीजिए कहीं पर सागर में सागरीय धाराएं चल रही हैं, तो ये क्या होती हैं, एक किनारे पर जाकर ये भीतर की ओर जाती है, फिर ये विपरीत दिशा में चलती है, फिर इसके बाद ये ऊपर उठाती है। इसे कहा जाता है अपवेलिंग। स्पेलिंग क्या है हमको अभी और इसको कहा जाता है डाउन वेलिंग, WELLING। यही हो जाता है, कई बार आपके दिमाग में नहीं आता चीजें, ठीक। तो जब ये सागरीय धाराएं चलती हैं तो ये उभार है, मान लीजिए यहां पर है ना, तो ये क्या करेगी, अपने साथ ये जो अवसाद है, इन अवसादों को वितलीय मैदान में ले जाकर बिखरा देंगी। समझ रहे हैं, तो जो सागरीय धाराएं हैं ये क्या करती हैं, यहां से जो है तलछटों को बहाकर समुद्र के आंतरिक भाग में लेकर जाती है। क्लियर है बात। इसकी चौड़ाई लगभग 100 से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक। इसका ढाल, जैसे महाद्वीपीय मग्न ढाल का ढाल जो है बहुत तीव्र था, इसका ढाल तीव्र नहीं होता बल्कि क्रमिक होता है, ग्रेजुअली होती, साधारण ढाल होता है, ठीक। और ये पूरे महाद्वीपीय मग्न तट का देखा जाए तो 1/8 पार्ट जो है किसका होता है, इस उभार का होता है। क्लियर है बात, तो लिख लीजिए 1/8। अभी लिखा दूंगा जब हम भाई खड़े हैं यहां पर, लिखिए। अभी रुक जाओ, टेम्परेचर के सवाल हम जब लोग गर्त पे करेंगे तब करेंगे। सागर के भीतर टेम्परेचर लगभग एक समान होता है। पहले से जो लोग पढ़े रहते ना, थोड़ा बहुत बहुत दिक्कतें उत्पन्न कर, अब आगे की चीज मैं यहाँ क्यों बताऊं। अब अप बेलिंग डाउन बेलिंग का भी एक कारण, कहीं पर अगर अप बेलिंग हो रहा है, कहीं डाउन बेलिंग हो रहा है, तो उसका भी कारण होता है, ठीक है। अब पहले कारण बताऊं, फिर उसका टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा, उस बहुत बढ़िया टॉपिक है, सब सीख जाएंगे। जहां डाउट होगा वो डाउट अब क्लियर, अब तो कम से कम ये क्लियर हो गया कहां पर क्या चीज रहेगा, कि अगर उनके मुंह से कोई शब्द निकल गया तो समझो हमारा कल्याण हो गया। बस ये चीज के लिए हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है अभी भी, ठीक है। और हमेशा हम लोग जो है तलवार के धार पर चल रहे हैं, चूक नहीं सकते, ठीक। जैसे क्वेश्चन में ही कई जगह पर कंट्राडिक्शन हो जाते हैं, कंट्राडिक्शन होने का कुछ कारण है। जैसे आप लोग क्या है, अभी जो चीज लाइन सीख लिए, बस उस लाइन के आप इधर उधर नहीं जाना चाहते, ठीक। और कहीं ना कहीं सही है। अब हम लोगों को पढ़ते पढ़ते एक लंबा समय हो गया, हम लोग क्या होते हैं, लोचशील रहते हैं, ठीक। जहां पर जैसा विकल्प उसी तरह का आंसर लगाना, इसीलिए तो इतने बार पास करें। कितने बच्चे होंगे जो 6 से 7 बार जो है आईएएस का पीटी पास किए होंगे, बहुत कम लोग। हम लोग कभी फेल ही नहीं किए पीटी। कारण क्या था, वो लोचशीलता थी पहले से। जो क्वेश्चंस थे उनमें सही आंसर क्या लगाना है ये आर्ट जानते थे, नॉलेजेबल थे, इस पर प्रश्न चिन्ह है, ठीक। लेकिन कैसे सही आंसर को खोजा जाए ये आर्ट मेरे पास था, और वही आर्ट मैं आपको सिखाता हूं, ठीक। स्टिक मत रहिए, क्वेश्चन जैसा रहे वैसा आंसर लगाने की प्रवृत्ति बनाइए, ठीक है। कई बार एक ही क्वेश्चन में देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शन सही रहता है ना, 4 सही रहता है। पहले साल क्वेश्चन पूछेगा, इसको ABCD बना देगा, ठीक। दूसरे साल क्वेश्चन पूछेगा तो इसको 1 2 3 कर देगा, 3 4, और उसमें ऑप्शन बना देगा 1 2 1 3 1 3। रिपीट होते हैं, आईएएस के भी क्वेश्चन रिपीट होता है, ऐसी बात नहीं है, बस तरीका बदल देता है।
अब वहां पर आपको सबसे बेहतर में से बेहतर चुनना था, यहां अब आपको सब चुनना है। ये समस्या हो जाती है। अब आप लोग क्या किए, हम पिछला क्वेश्चन में मान लीजिए एक विकल्प को छोड़ दिए, क्योंकि मुझे मान लीजिए उसमें स्पष्टीकरण नहीं लग रहा था ऑप्शन के हिसाब से। हाँ, ठीक, जैसे वहां ऑप्शन के हिसाब से मुझे स्पष्टीकरण नहीं लिख रहा था, लेकिन जब मुझे मिल गया कि सब है, तो बिल्कुल है, हमने अपने को लोचशील बना लिया। आप में ये तब कब आएगा, जब आप सही आंसर को टिक करना सीख जाएंगे। ठीक, तब आप देखिए, तब ये कॉन्ट्राडिक्शंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ भैया, क्या यहां पर जो भी अवसाद महाद्वीपीय मग्न तट पर होंगी, सब कुछ पाया जाएगा। ठीक, उभार है जो भी यहां से, लेकिन यहां पर पेट्रोल और गैस तो पाए जा नहीं गए। ठीक, बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। प्लस क्या है, अगर ये यहीं पर इकट्ठा रहता हमेशा के लिए, मान लीजिए, ठीक, कैसे बनता है गैस और पेट्रोल? कैसे बनता है? सही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है ना। सब सुन लिए, एग्जैक्ट नहीं है, नहीं है एग्जैक्ट। एक लाइन जोड़ना है, जब सागरीय जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवसाद जमते हैं, उनसे पेट्रोलियम का निर्माण होता है, और जब महाद्वीपीय वनस्पति का जमा होता है तो उनसे कोयला बनता है। समझ रहे हैं? जहां पर भी पेट्रोल और गैस मिल रहा है, चाहे वो आज स्थल का भाग है, एक कभी ना कभी वो सागर के नीचे जरूर रहेंगे। जहां पर आज चूना पत्थर की चट्टानें मिलती हैं, कभी ना कभी वो भाग सागर के नीचे जरूर रहा होगा। चूना पत्थर की चट्टानें अपने यहां कहां मिलता है? विंध्यन रेंज हो गया सबसे बड़ा क्षेत्र, राजस्थान वाला बेल्ट। ठीक, राजस्थान पूरा पहले सागर के नीचे था। जब अरब सागर का अवतलन होता है, इसके कारण जो सागर का पानी था वो पीछे की ओर खिसक गया। ठीक, और ये भाग महाद्वीप का हिस्सा बन गया। इसीलिए देखिए, इसी रीजन में पेट्रोलियम भी मिलता है, इसी रीजन में गैस भी मिलता है, इसी रीजन में आपको क्या मिलेगा, चूना पत्थर की चट्टानें भी मिलती है। ठीक, इसी तरह से जो विंध्यन रेंज वाला क्षेत्र है, यहीं पर भी पेट्रोलियम और गैस भी मिल सकता है। लेकिन यहां सवाल क्या, पहले टेथिस सागर था, यहां पर ये इतनी गहराई में दबे हुए हैं। ठीक, समझ रहे, लगभग 13 किलोमीटर गहरा है, तो वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। साउथ इंडिया में क्या कोयला नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता, अभी वर्तमान में नहीं पाया जाता। ठीक, कुछ बहुत थोड़े मात्रा में, लेकिन वहां कोयले के भंडार हैं। ठीक, जो बेसाल्टिक लावा का जमाव हो गया है, इसके कारण वो इतने नीचे दबे हुए हैं कि वहां पर वो आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है। अगर हम निकाल तो लें, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा होगी, ठीक है, कि उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, इसलिए वहां पर नहीं निकाला जाता। इसीलिए जैसे साउथ इंडिया में जितने भी तापीय संयंत्र हैं, वो निर्यात आधारित कोयले पर चलाए जाते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आप ये सब जानेंगे कॉन्सेप्ट्स को, तब आपसे क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब सीखना है समय के साथ। चलिए यहां पर आते हैं। तुम हमको कर रहे हो तंग, हम पहले बना लिया करें, उसके बाद बात करेंगे। अरे बताएंगे, इसी जो मग्न ढाल है उस पर एक संरचना और पाई जाती है, पहले उसको मैं बता दूं। मैंने कहा कि अभी बाकी है, पर जब चित्र बनाया था क्या कहा था, अभी इसमें बाकी है। वहां पर बनाए होते तो हौच पौच हो जाता। ठीक, उस हौच पौच से बचने के लिए मैंने ये चित्र अलग से बनाया है। क्लियर है? देखिए, जो असल भाग पर नदियां बहती हैं, ठीक है, ये नदियां केवल स्थल तक सीमित नहीं रहती, कि जैसे आपने सागर देख लिया कि वहां पर जाकर मिल रही वहीं पर सीमित रहेगा, नहीं। जो बड़ी नदियां रहती हैं, ये क्या करती हैं, सागर के तली में कटाव करती हैं। गहरी खाइयों का निर्माण करती। ठीक, जितनी भी बड़ी नदी,
ये जो मग्न तट है और मग्न ढाल दोनों स्थानों पर क्या कर देंगी, कटाव कर देंगी। ठीक, कटाव करके एक गहरी संरचना का निर्माण कर। जब भी कोई शब्द लिखा रहे कैनियन, कैनियन का मतलब होता है एक ऐसी घाटी जो देखने में आई के आकार का। ठीक, अंग्रेजी का जो अक्षर आई होता है उसके समान अगर दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। समझ में आई बात? तो सागर की तली में एक नदियों के द्वारा इनके कटाव से इनका निर्माण होता है। दूसरा कटाव होता है जो सागर की जो धाराएं हैं, विक्षुब्ध धाराएं, ठीक, ये भी क्या करती हैं, इनका कटाव करती रहती है। ठीक, यहां से इनको तोड़ी इनके अवसाद लेकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इनका विस्तार मग्न तट, मग्न ढाल और कई बार उभार तक भी हो सकता है। क्लियर है बात? किसके द्वारा बनाया जाएगा, समुद्रों के द्वारा। इन्हीं को कहा जाता है गंभीर समुद्री कैनियन। तो सवाल है कौन कौन बनाएगा? जितनी भी बड़ी नदियां आप जानते हैं, चाहे वो हडसन रिवर हो, चाहे गंगा रिवर हो, कोई भी बड़ा रिवर, ठीक है, जो समुद्र में जाकर मिलता है वो इनका निर्माण करता है। क्लियर? चलिए, इन्हें कई बार गंभीर समुद्री द्रोणी भी कहा जाता है। ठीक है, अभी तो और भी बहुत सारा चीज नहीं बनाया। गाइवार्ड्स है, सी माउंट है, ये सब मैंने बनाया कहाँ है अभी? कुछ नहीं, एक लाइन में लिखाता चला जाता है अभी 300-400 लाइन शब्द, बस खत्म।